आपको दिखाते हैं और अगर आपको आता है तो इसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो दीजिएगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान, उस समय गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व किसको सौंप दिया कि भाई अब आप लीडरशिप करोगे इसका। तो जिसको आंसर आता मेरे भाई जल्दी से बता दे। विनोबा भावे ऑप्शन में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अब्बास तैयब जी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं। आपको आंसर बताना है, इन्हीं चार में से एक आंसर होगा। तो फटाफट से जिसको भी आंसर आता हो बता दे। श्वेता उपाध्याय क्लास में मौजूद है, मुअज्जम अहमद क्लास में मौजूद है, मनीष मिश्रा, आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। एक बारी से वीडियो शेयर कर दीजिएगा फटाफट, जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए। आपको बताना है कि सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे 1930 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी नेतृत्व वाली क्षमता, अपनी लीडरशिप किसको दे दी कि भाई अब तुम्हारे हवाले, मतलब अब सत्याग्रह किसके हवाले हो चुका है, तुम्हारे हवाले। तो जल्दी से आंसर बता दो। आंसर धीरेन्द्र प्रताप क्लास में मौजूद है, तानिया भारद्वाज ने आंसर बताया, तैयब जी, धीरेन्द्र जी ने बताया, तैयब जी, किशन विश्वकर्मा ने बताया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, धीरेन्द्र प्रताप। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त आंसर मिला है भाई। आंसर मिला है अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी आंसर मिला है। और मैं बेझिझक बेधड़क आंसर अब्बास तैयब जी को क्लिक कर दूंगा। नया सवाल आपके सामने है। पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्बास तैयब जी। 1930 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान, और उसी समय उन्होंने अपना नेतृत्व उठा के अब्बास तैयब जी को दे दिया। और अब्बास तैयब जी को गांधी ने एक टाइटल दिया था, उपाधि, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, गुजरात के वयोवृद्ध व्यक्ति का टाइटल अब्बास तैयब जी को मिला था। आपको बताना है साथियों, आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उससे पहले आपके सामने सवाल है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और अपना उद्देश्य प्रकट किया था साथियों? जिसको आता है आंसर दे सकता है, क्योंकि ये क्लास सबके लिए है। आर्टिकल 15 ऐसा बोलता है क्या? आर्टिकल 15 आपको बोलता है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है मेरे साथियों? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए, कौन सा सेशन हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था? आंसर करते रहिए मेरे भाइयों, क्योंकि आंसर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको आंसर करना होगा जल्दी से जल्दी। चलिए बता दीजिए। देखिए साथियों, 1928 में तो एक व्यक्ति है महात्मा गांधी, नाम सुना ही होगा महात्मा गांधी का। बाल उस समय उनके गायब हो चुके थे। महात्मा गांधी ने 1928 में स्वराज की मांग की थी। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। महात्मा गांधी ने 1928 में स्वराज की मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। 1929 का एक सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हर वर्ष होता था, दिसंबर महीने में होता था, ध्यान दीजिएगा। सेशन हुआ लाहौर में। सेशन कहां हुआ? 1929 का सेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू अपना मोटिव बना दिए और बोले मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। यानी जगह था लाहौर, समय था 1929। घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बोलो समझ आया क्या? तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आंसर करेंगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। नया सवाल नई दिशा की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई? आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लाहौर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी अगला सवाल मैं कर देता हूं आपके सामने। देखिएगा 1 2 3 थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा अभी के अभी। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिएगा पहले इसका। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था दोस्तों? जिसको आंसर आता है बता सकता है। धीरेन्द्र प्रताप जी ने आंसर दिया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नारोजी को कहा जाता था। तानिया भारद्वाज ने आंसर बताया अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। अरे वाह, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही बताया था। किशन विश्वकर्मा ने आंसर दिया था डी, धीरेन्द्र प्रताप ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। बिल्कुल ठीक है आंसर। अब आपको बताना क्वेश्चन नंबर 3, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था साथियों? जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। जिसको आंसर आता वही आंसर बताएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था?
बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह तभी हुआ था जब गांधी जी ने स्वराज की मांग की थी, यानी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह तब हुआ था जब गांधी जी ने स्वराज की मांग की थी। वर्ष था 1928 और नेता थे उसके नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नए सवाल की तरफ चलते दोस्तों, इसका आंसर उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नया सवाल, आ जाओ नया सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही बहुत बार एग्जाम में पूछा है साथियों, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको बताना है, आपको बताना इसका आंसर। हिमांशु रावत ने आंसर दिया था, तान्या ने दिया था, विशाल जी ने दिया था। जल्दी से जल्दी आप बताते रहोगे तो मैं आपके साथ आरओ का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, आज नहीं तो कल, हो सकता है शाम तक आपके साथ डिस्कस करूं। आप अपने पास पेपर लेके बैठिएगा, सिर्फ पेपर डिस्कशन नहीं होगा, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। आपके सामने एक प्रश्न आया, आप इसका सभी प्रकार से करो। जैसे देखो, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, ज्योतिबा फुले है, दयानंद सरस्वती है, भाई 4-4 लाइन इनके बारे में पढ़ लोगे तो क्या आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो इनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइन पढ़ लो। इन सबका नाम आया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेट करते होंगे साथियों। तो वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? आंसर है दयानंद सरस्वती। जैन शर्मा ने आंसर दिया है, हिमांशु रावत ने आंसर दिया है, विशाल जी ने आंसर दिया है, 4 का डी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बोलो हाँ या ना। तो नए सवाल की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। नोआखली सिचुएटेड इन, आपके सामने प्रश्न है, नोआखली कहां स्थित है? आपको बताना नोआखली कहां स्थित है। नोआखली एक जगह है, एक जिला है, कहां पे है आप बताओ, जल्दी से बता दो जिसको आंसर आता हो साथियों। लेकिन आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाएं। अगर आरओ वाले हो तो उनको भी बुला लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस हो जाएगा। अविरल विश्वकर्मा जी ने आंसर दिया था डी। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। नोआखली सिचुएटेड वेयर? वेयर इज सिचुएटेड नोआखली? नोआखली कहां स्थित है? इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, यानी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तान्या का आंसर है बांग्लादेश, किशन का आंसर है बांग्लादेश, बाकियों का आंसर है बांग्लादेश। तो फिर देखा जाए कहां पे है ना। चलो जल्दी बताओ कहां पे है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, त्रिपुरा की राजधानी बता दो, बिहार की राजधानी बता दो, सब कुछ आप लोग को पता है। बांग्लादेश की राजधानी तो पता ही होगा, ढाका। ढाका। चलो आंसर क्या क्या आ चुका है भाई। गुड मॉर्निंग विधि केशवानी क्लास में मौजूद है। गुड मॉर्निंग विधि केशवानी बच्चा, कैसे हो? बहुत अच्छा होगे, उम्मीद करता हूं हंसते होगे, खेलते होगे, मुस्कुराते होगे। इसका आंसर बताओ मुझे, नोआखली कहां पे स्थित है? नोआखली, जिसको आंसर आता हो बता दे, अभी भी मौका है, 5 सेकंड का समय रह गया, 5 सेकंड बाद मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा। किशन विश्वकर्मा, जयंत शर्मा, सबने आंसर बताना शुरू कर दिया भैया। 16 अगस्त 1946, ये डेट याद रखना, 16 अगस्त 1946, इसी दिन डायरेक्ट एक्शन प्लान लेके आया था AIML। AIML ने डायरेक्ट एक्शन प्लान सिस्टम लेके आए थे, यानी अब उनको चाहिए था एक नया नेशन, नया राष्ट्र। कब आया था? 16 अगस्त 1946 को। इस दौरान क्या बोल दिया गया, ये सारी चीजें शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरू हुआ था नोआखली से, शुरू हुआ था नोआखली से। क्या शुरू हुआ था नोआखली से? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन, और यहीं से हो गया था मेरे भाई। जगह है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक जिला है। जिसने भी बांग्लादेश आंसर किया है, मेरी तरफ से बड़ा सा उपहार उसके नाम, ठीक है? जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा, जो मेरे पास है वो सब तुम्हारा। त्रिपुरा की राजधानी बता दिया है भैया, धीरेन्द्र प्रताप ने बताया त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिल्कुल सही। बिहार की राजधानी भी बता देना, फिर पटना, पटना का पुराना नाम भी बता देना, फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का भी पुराना नाम बता देना, कुसुमपुर। बसाया किसने था? उदाइन। चलो आगे बढ़े नए सवाल की तरफ, और नया सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए नया सवाल। महात्मा गांधी was first arrested during सत्याग्रह in the year। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह के दौरान कब गिरफ्तार हुए थे? चलिए, महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए थे दोस्तों? जल्दी से आंसर बता दीजिए और लेके जाइए एक बड़ा सा उपहार। यहां से उपहार क्या होगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान से बड़ा धन कुछ नहीं होता, ज्ञान से बड़ा धन कुछ नहीं होता। ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यानी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, पैसा मिलेगा। भाई उपहार की जरूरत ही क्या है? बताओ, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब जिसको आंसर आता है वो बता सकता है, ठीक है?
तो लिख दो ना जरा, दिमाग में है जो भरा, अगर गलत हुआ मैं किसी से कहूंगा नहीं। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया 1906, 1908, 1913, 1917। हिमांशु रावत ने लॉजिक लगाया 1917, वो सोच रहे कि भारत में आने के बाद गिरफ्तारी हुई होगी। अरे मेरे भाई 1908, 1906, 1913 भी ऑप्शन हो सकता है। पहली सत्याग्रह उन्होंने इंडिया में नहीं किया था, पहला सत्याग्रह उन्होंने किया था कहां? वहां जहां पे गए थे, 21 वर्ष गुजारे थे, जगह था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 1908 में एक बिल आया था मेरे दोस्त, 1908 में एक बिल आया था। क्या आया था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक, साउथ अफ्रीका में। उस दौरान गांधी जी कहां थे? साउथ अफ्रीका में थे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक, एशिया के लोगों का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता था, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होता था और उनके साथ भेदभाव होता था। तो गांधी जी और सभी लोगों ने मिलकर इसको एक एक्ट नाम दिया जिसका नाम रखा ब्लैक एक्ट। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है क्योंकि 1915 में गांधी जी पहुंचे हैं भारत। अभी कहां है? 1893 से लेके 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में हैं। ठीक है बात। अब 1908 में इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया अपना, और उसी सत्याग्रह में इनको गिरफ्तार किया गया। किसके खिलाफ था यह सत्याग्रह? उसी ब्लैक एक्ट के खिलाफ। क्या था वो ब्लैक एक्ट? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक। आई बात समझ में? तो गांधी जी को 1908 के सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। काफी लोगों का आंसर सही आया है। अविरल जी ने आंसर दिया था, धीरेन्द्र प्रताप ने आंसर दिया था, अभिषेक सिंह भी क्लास में मौजूद है। भाई बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मजा आया क्या? आया समझ में? तो नए सवाल की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे? अपने जन्मदिन वाले दिन, यानी 1869, 2 अक्टूबर। मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। ऐसी चीजें क्वेश्चन पढ़ा करिए तो थोड़ा सा जिस व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी चीजें आप जानकारी रख लिया करिए। आपके सामने प्रश्न है, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? यानी व्हाट वाज द रीजन या व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर टू पावर इन इंडिया या टू इंडिया ऑन 15 अगस्त। आपको बताना कि भाई एक व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत को सत्ता क्यों दे दी थी? क्योंकि इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि अंतरिम सरकार के गठन की वर्षगांठ थी, क्योंकि एडमिरल माउंटबेटन से पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी। तो जो आपको आंसर समझ में आता है वो लगा सकते हो साथियों, जो आंसर लगा सकते हो आप लगा देना। अगर आप गलत लगाओगे तो मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा। चलो इतनी छूट दे देता हूं। अविरल जी कह रहे हैं सर सिंगिंग अच्छी करते हैं आप। सब ऊपर वाले की दुआ है, आप लोग की दुआ है सर, आप लोग को अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। चलिए, धीरेन्द्र प्रताप, विशाल कुमार, 1908 साउथ अफ्रीका, तान्या एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। चलो भाई आंसर बताते रहो फटाफट। 15 अगस्त आप सब लोग जानते हो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्या कारण था कि 15 अगस्त ही रखा गया? जो प्राचीन काल में जो भी हमारे इतिहासकार जो भी डेट निर्धारित हुई, कुछ न कुछ कारण जरूर रहा है दोस्तों। अगर वो प्री प्लान्ड है तो बिना कारण के नहीं होता है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए और आगे देखा जाए कि और नई नई क्या चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं। तो 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 के दिन जापानीज आर्मी ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सरेंडर कर दिया था। 15 अगस्त 1945 याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने कर दिया था। इसी की खुशी में, इसी की वर्षगांठ में एडमिरल माउंटबेटन ने क्या कर दिया? भारत को आजाद करने की घोषणा की थी 15 अगस्त वाले दिन। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। किशन विश्वकर्मा पूछ रहे हैं यूपीएससी के लिए कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए? भाई यूपीएससी के लिए अगर आप दिन रात एक कर दोगे तब भी कम है, 5 घंटा पढ़ोगे लगातार तब भी ज्यादा है। आपको ईमानदारी से पढ़ना है, सिंपल सी बात है। आप जितना टाइम दीजिए किशन जी वो ईमानदारी से दीजिए। डजंट मैटर, आप समय लेके कभी नहीं पढ़ सकते कि मैं अगर 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप 7 घंटे ही डेली पढ़िए, लेकिन आप मेहनत से पढ़िए, यानी ईमानदारी से पढ़िए। उस 7 घंटे में वो 7 घंटा सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए। तो यहाँ पे घंटा वंटा कुछ नहीं है मेरे भाई, ईमानदारी आपकी दिखनी चाहिए डेली बेसिस पे। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार यही था कि जापानी सेना ने सरेंडर कर दिया था उसी दिन 1945 के दिन। तो 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। बोलो आया?
आया कि नहीं? बंगाल के अस्थायी राजस्व निपटान द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अस्थायी राजस्व निपटान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलो चलो चलो, रमेश दुबे जी क्लास में मौजूद है, सुपर, हर हर महादेव। आपको भी सर। अविरल विश्वकर्मा, किशन, इट्स डिपेंड ऑन योर कंसंट्रेशन हाउ क्विक कैन ग्रैब। बिल्कुल सही, अविरल जी ने एक एडवाइस दी, उनको बिल्कुल बहुत अच्छा बताया है, जैसा कि मैं भी ऐसा ही कुछ बता रहा था। तो आप समझिएगा कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भाई एक व्यक्ति था जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया है रेवेन्यू का, राजस्व का। यानी अब किसानों के पास जो जमीनें थी वो किसान की परमानेंट हो गई हैं, किसानों के पास जो जमीन थी वो किसान की परमानेंट हो गई है। अब उसका टैक्स सरकार लेगी, उसका टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा हमेशा। पहले अलग अलग था, कभी जमीन उसकी कभी जमीन उसकी, जिसके पास राजस्व बंटवारा होता था, जो जमींदार होता था। लेकिन अब जमीन जिसके पास हो, जमीन उसकी है, सिर्फ टैक्स सरकार को देना है। व्यक्ति कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेरे भाई 1793 का समय था, 1793 का समय था। वायसराय हुआ, गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा कर दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जनरल थे, इन्होंने ऐसा कर दिया था। तो आंसर क्या? आंसर बोले कॉर्नवालिस, आंसर बोले कॉर्नवालिस, आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा हुआ है? बंगाल में स्थायी राजस्व निपटान की शुरुआत की थी, घोषणा कर दी थी, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लॉर्ड क्लाइव ने एक बैटल लड़ा हुआ था, याद होगा आप लोग को, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। बोलो हाँ या ना। किसके खिलाफ लड़ा था? बंगाल के खिलाफ लड़ा था। बंगाल का उस समय नवाब कौन था? जल्दी बताओ, बंगाल का नवाब कौन था? जल्दी बताओ, बंगाल का नवाब। अरे हाँ, सिराज उद दौला। तो आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। हाँ सर बढ़ जाओ, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, चरमपंथी या गरम दल का मेन लीडर कौन हुआ करता था? जल्दी से आंसर बताओ मेरे दोस्तों। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जिसको आंसर आता हो वही बताएगा, जिसको नहीं आता वो तुक्का लगा ले। आज तुक्का लगाना फ्री है, माता रानी पाप ना लगाएंगी किसी को। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन? चरमपंथी को ही गरम दल भी बोला जाता था, यही एक्सट्रीमिस्ट भी है, ठीक है। इसी को उग्रवाद भी बोला जाता था। तो नाम सुन लीजिए, चरमपंथी, उग्रवाद, गरम दल, सब एक ही नाम है मेरे भाई मेरे दोस्त। आपको बताना है फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल एंड बीजी तिलक। जल्दी से आंसर बता दो, जिसको आंसर आता है वो बता सकता है। रवीश जी बताएं बीजीटी, धीरेन्द्र जी बताएं बीजीटी, रवीश दुबे जी क्लास में मौजूद है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, आपको सब कुछ सादर प्रणाम मेरे भाई। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेमर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, क्लास में मौजूद हैं आप लोग, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर आप ऑप्शन में आंसर टिक करते रहेंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए, जिसको भी आता हो, जिसको आता हो। आंसर क्या हो जाएगा? जिसको आंसर आता है वो बता सकता है। आंसर होगा भाई, तान्या ने भी आंसर बताया, सबने बीजीटी लगा रहे हैं तो मैं क्यों ना लगाऊं, मैं भी बोलता हूँ हाँ, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ये वही व्यक्ति है जब स्पीच देता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था मीटिंग में। जो सभा में जनता होती थी एक टक सुनती थी, चुपचाप सुनती थी, सुई की नोक के गिरने जैसे भी आवाज नहीं आती थी। भाषण में, स्पीच में ये तेज होता था उनके। गांधी जी से पहले 1915 से पहले भारत के एकमात्र जबरदस्त लीडर में से एक बाल गंगाधर तिलक थे। महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अंग्रेजों ने इनको बोला था, बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा, अंग्रेजों ने बोला था, क्या बोला था? लीडर ऑफ अर्नेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अशांति के दूत हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं ये यही कर रहे हैं, ठीक है बात। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट भी बोला था, अनरेस्ट बोला था। बीजी तिलक मेरे दोस्त 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसी दिन 1 अगस्त 1920 के दिन गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, याद होगा आप लोग को। गांधी जी ने इसी दिन अपना सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि अपने दम पे पहली बार शुरू किया था। चलिए, बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें से नाम देख रहे हैं, जीके गोखले, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। जो हम वेब सीरीज देखते हैं बहुत सारी, यूट्यूब पे वीडियोस देते हैं फालतू के, फेसबुक पे बहुत ज्यादा समय देते हैं, वेब सीरीज देखना शुरू किया 10 एपिसोड 20 एपिसोड
30 एपिसोड, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप इनके बारे में पढ़िए, बीजी तिलक के बारे में पढ़िए, वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़िए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़िए और नई नई जानकारी अर्जित कीजिए। जैसे बीजी तिलक ने क्या शुरू किया था, गणेश महोत्सव शुरू किया था, बीजी तिलक ने शिवाजी महोत्सव शुरू किया था, जो आज महाराष्ट्र में मुंबई में गणेश उत्सव का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, किसका है श्रेय, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका शुरू किया था। केसरी पत्रिका इनका किस लैंग्वेज में था, मराठी भाषा में था, ध्यान दीजिएगा उल्टा है। मराठा पत्रिका जो इन्होंने शुरू किया था वो था इंग्लिश लैंग्वेज में, केसरी पत्रिका शुरू किया था वो था मराठी लैंग्वेज में। तो देखिए एक क्वेश्चन से मैंने इतनी जानकारी आपको दी, 2 मिनट का समय लगा होगा, अगर आप इस पे 10 से 15 मिनट लगाते हो तो कितनी सारी चीजें अर्जित करोगे और आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा इससे, यानी आप व्यक्तित्व के बारे में जानोगे और उनकी चीजें अपने अंदर ग्रहण करोगे। आप अगर, मैं नहीं कहता मैथ्स ना पढ़ो या रीजनिंग ना पढ़ो, लेकिन मैथ्स का अगर आपको फॉर्मूला आता है, रीजनिंग आपको बहुत अच्छी आती है, क्या ये आपके पर्सनालिटी को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई, देश दुनिया की खबरें आपको पता है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री आपको पता है, आपको ज्योग्राफी पता है, आपको पॉलिटी पता है, तो ये आपके पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है। सोसाइटी में कहीं मीटिंग चल रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, आप वहां पे जाओगे और अपना वक्तव्य, अपनी डीलिंग पानी दे सकते हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन व्यक्तित्व के बारे में जरूर पढ़ा करिएगा। चलिए शेरे पंजाब, शेरे पंजाब मेरे भाई इनको नहीं कहा जाता था, शेरे पंजाब कहा जाता था, आपको पता होगा क्या नाम है इनका, जिनको सर पे लाठी मार दिया गया था उनको कहा जाता है शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को कहा जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Through which principle or device did Gandhi ji strive to bridge economic inequalities? गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से अर्थशास्त्र की विषमताओं को पाटने का प्रयास किया? इकोनॉमिकल लेवल पे, आर्थिक लेवल पे जो विषमताएं फैली हुई थी उसको पाटने का गांधी जी ने प्रयास किया, यानी एक लेवल में लाने का प्रयास किया। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। आपके सामने ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ मशीनरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री, ट्रस्टीशिप ऑफ थियरी, नन ऑफ दीज। यानी आपके सामने 3 ऑप्शन में से एक होगा, त्रिआयामी सिद्धांत, ग्रामोद्योग स्थापना, मशीनरी का उन्मूलन। जिसको आता हो दोस्तों फटाफट से आंसर बता सकता है, जिसको आता हो आंसर बता सकता है। शेरे पंजाब आंसर उसका नहीं होगा ना, शेरे पंजाब टाइटल किसी और को मिला था, आई थिंक लाला लाजपत राय को, आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय को मिला था। चलो आगे बताओ, गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से अर्थशास्त्र की विषमताओं को पाटने का प्रयास किया है? आपके सामने ऑप्शन है ही है, तो चलो बता दो। धीरेन्द्र जी ने आंसर बताया, जी हाँ लाला लाजपत राय, धीरेन्द्र जी ने भी बताया। सहमत हूं मैं आपसे और सहमत है आप मुझसे। तो चलिए आंसर बताइए, इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत, एक सोशल इकोनॉमिक थियरी थी ये, सामाजिक आर्थिक एक विषमताओं को दूर करने के लिए इन्होंने थियरी बनाई थी, त्रिआयामी सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। बोलो यस और नो, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रस्टीशिप थियरी, त्रिआयामी सिद्धांत। गांधी जी ने एबोलिशन ऑफ मशीनरी का भी समर्थन किया था, गांधी जी ने ग्रामोद्योग की स्थापना की भी बात की थी, लेकिन इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज को बराबर करने के लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप थियरी को समर्थन किया था और इसको लेके आए थे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस चीज के लिए? महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरणा कहां से मिली? फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी इंस्पायर्ड टू स्टार्ट सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस? तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त थाउरेऊ, आंसर हो जाएगा थाउरेऊ। क्यों? हेनरी थाउरेऊ एक ऐसे लिखते थे, निबंधकार थे, और इन्होंने अपनी एक निबंध लिखी थी, सविनय अवज्ञा के आंदोलन से एक पुस्तक लिखी हुई थी, वो पुस्तक पढ़ी है, गांधी जी ने प्रेरित हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? थाउरेऊ, हेनरी थाउरेऊ क्या थे? निबंधकार थे। कौन सी एक निबंध फेमस हुई इनकी? बहुत सारी, लेकिन गांधी जी किससे इंस्पायर हुए? सविनय अवज्ञा वाले से। आंसर ये टॉल्स्टॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने सबसे पहला आश्रम लियो टॉल्स्टॉय का साउथ अफ्रीका में बनवाया था। गांधी जी ने पहला आश्रम लियो टॉल्स्टॉय का साउथ अफ्रीका में बनवाया था। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, रिचुअल गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले सवाल की तरफ। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन आईसीएस, यानी
पहला ऐसा व्यक्ति का नाम बताना है जो आईसीएस में सेलेक्ट हुआ था, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। भाई जिसको आंसर आता हो बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसको आंसर आता हो बता सकता है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई, आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी चीज शेयर कर रहे हो ना। बहुत सारे वीडियोस आप शेयर करते रहे होंगे, कोई हंसी का वीडियो आ गया, कोई कॉमेडी का आ गया, कोई डरावना आ गया, कोई खतरनाक आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ, तमाम तरह के वीडियो शेयर करते हो जिसमें कोई लेना देना नहीं। इसमें तो लेना देना है, इसमें आपका फायदा हो जाएगा। तो चलिए बताइए आप, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास, चित्तरंजन दास। लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू और सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो भाई जिसको भी आंसर आता है वो बता सकता है, जिसको भी आंसर आता है वो बता सकता है। चलो बताओ, आंसर बताओ, आंसर इंतजार है आपके आंसर का। 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए, बहुत आंसर आया मेरे भाई। 12 का तो आंसर एकदम कूट कूट के आ गया। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के। एक्चुअली में इनका टाइटल टैगोर न होकर ठाकुर हुआ करता था, ठीक है बात। 1911 में एक हुआ था सम्मेलन दिल्ली में, पंचायत बैठा था, जॉर्ज पंचम आए हुए थे, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर गए हुए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर गए थे। जन गण मन अधिनायक जय हे का गान किया था बंगाली भाषा में, और इनको वहां पे क्या बोला गया? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, 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 यानी ठाकुर को टैगोर बना दिया गया। वही है, उनके बड़े भाई हैं। 1863, समय भी याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में बने थे फर्स्ट आईसीएस। चलो, भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? The system of communal electorate in India was first introduced by, भारत में सांप्रदायिक मतदाता की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यानी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 19 एक्ट ऑफ 1935, 1935 भारत सरकार अधिनियम के आधार पर, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम के आधार पर, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार के आधार पर, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के आधार पर। तो जिसको भी आंसर आता हो वो बता सकता है। विधि केशवानी ने 12वें नंबर के सवाल का आंसर ये दिया था। विधि केशवानी, एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप 13वें का आंसर भी दे दोगे। चलो आंसर क्या होगा इसका फटाफट से बता दो भाई। रवीश दुबे जी ने आंसर दिया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, और यही एग्जैक्टली आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहली बार मुस्लिम या इस्लामिक के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी इसी के द्वारा। हालांकि बाद में चल के कैंसिल हुआ था, वो बात की बात है, लेकिन शुरू हुआ है 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, डजंट मैटर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ नहीं होता है। इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो थे भारत के, लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया, और मॉर्ले थे भैया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के सचिव। ये कहां पे थे? ये ब्रिटेन में थे। ये कहां पे थे? इंडिया में थे। क्लियर बात, आगे बढ़ा जाए, सवाल बहुत ज्यादा है, नए सवाल की तरफ। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपको बताना है किसने किया। चलो आंसर दे दो। अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कल्पना जोशी। जल्दी से जल्दी आंसर दे दो और शेयर करते रहो। धीरेन्द्र जी का आंसर आया था, किशन जी का आंसर आया था, सपना जी का आंसर आया था, विधि जी का आंसर आया था, विशाल जी का आंसर आया था, नवनीत जी का आंसर आया था, जौहर जी का आंसर आ गया था, अविरल जी ने आंसर दे दिया। भाई सबने आंसर दिया तो फटाफट से इसका भी आंसर दे दो। इसी बात पे मजे करो और इसका आंसर दे दो। नई नई चीजें सीख रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे वाले में गांधी जी पहुंचे थे। एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया सेकंड वाला गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कट गए मेरे भाई। दूसरा देखते हैं, इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू ने, इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू ने। उसके अलावा बाकी किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ।
20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन किया? ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट किसके खिलाफ? पुणे की जेल है यरवदा जेल, महाराष्ट्र में है मेरे भाई, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया है, मृत्यु तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। किस लिए? किस लिए? क्या है क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा? सत्याग्रहियों का ब्रिटिश दमन करने के लिए। अच्छा, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करने के लिए, रामजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए, कलकत्ता में सांप्रदायिक के लिए, सांप्रदायिक दंगों के लिए। तो जिसको भी आंसर आता हो बता सकता है। तानिया ने आंसर दिया सी सी सी, और आंसर भी होगा सी, कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमजे मैकडोनाल्ड। मेरे भाई ये जेल में थे, एक व्यक्ति हमारे बड़े ही सर्वसम्मानित व्यक्ति भीमराव अंबेडकर साहब, ये पहुंच गए हैं रैमजे मैकडोनाल्ड से डायरेक्टली मिले हैं कम्युनल अवार्ड के लिए, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। सिख का इलेक्टोरेट अलग होगा, मुस्लिम का इलेक्टोरेट अलग होगा, हिंदू का अलग होगा, मतलब सभी को जातिगत सांप्रदायिक तौर पर इसको बांट दिया गया। इसी को सांप्रदायिक